अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। ये पूरा टॉपिक आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसे बुक से ही जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और हर पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन जो है मार्क करवा दूंगा। सबसे पहला आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, ये होते क्या हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स होते हैं जिनके लिविंग सेल में एसेंशियल है, हर जानदार में पाए जाते हैं। और इसमें तीन बेसिक्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा मेरे पास कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो मेरे पास है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किसे बोलते हैं? PO4 को बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी होती है -3। पेंटोज शुगर मेरे पास 5 कार्बन कंपाउंड है रिंग के अंदर, जिसको राइबोज बोलते हैं। और नाइट्रोजनस बेस जो हमारे पास है वो एडिनिन है, गुआनिन है, थायामीन है या फिर साइटोसिन है। तो इन तीनों को मिलाकर जो हमारे पास वो बनता है एक मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक को बोलते हैं डीएनए और दूसरे को बोलते हैं आरएनए। सबसे पहले हम डीएनए का पार्ट पढ़ेंगे। डीएनए क्या होते हैं? डीएनए आर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो है वो डी मैंने नहीं होता, यानी कि ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ये बगैर जो है पाए जाते हैं। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वॉटसन और क्रिक ने, जो कि लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से बना होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इस हेलिकल के दो पार्ट हैं। एक मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, आप देखिए स्टेयर लाइक केस है। तो जो इसकी जो स्टेयर्स की जो सीढ़ियों की साइड वाली बाउंड्री है वो बनी हुई है शुगर्स की और फॉस्फेट की, और जो दरमियान में स्टेप्स है ये बने हुए हैं बेसिस के। ए की गैदरिंग टी के साथ है विद डबल बॉन्ड, और सी की गैदरिंग जी के साथ है विद ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से बायो में डिटेल में आर्टिकल है, यहाँ पर सिर्फ इसका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो आपने सिर्फ वही इसमें हाईलाइट करना है। ठीक है। तो ये हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक बैकबोन तौर पे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ जो दूसरा पैराग्राफ आता है इसमें हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ डीएनए। इसका ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और या फिर इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, या व्हाई दे आर कॉल्ड द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। यानी कि ये लाइफ का जेनेटिक कोड जो है, जितनी भी हमारी मालूमात हैं जो हमें मिलती हैं हमारे पेरेंट्स से टुवर्ड द ऑफस्प्रिंग, वो इसी के अंदर स्टोर हुई होती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और डिलीवर भी करता है टू द ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा है इस पास द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सो दे कॉल्ड द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। और जो ये मालूमात ट्रांसफर करता है टुवर्ड जनरेशन टू जनरेशन, वो इन द फॉर्म ऑफ एक खास सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको इसने फॉलो करना होता है। आप डीएनए के सीक्वेंस से बता देते हैं कि जो डीएनए कॉपी है वो किसी इंसान की है, दरख्त की है या किसी जानवर डंकी की है। और इवन बता देते हैं कि जो आपको सेल प्रोवाइड किया गया है ये सेल हमारे पास नर्व सेल का है या मसल्स के सेल्स का है। फिर जो लास्ट पैराग्राफ आता है यहाँ से आपने क्वेश्चन जो करना है वो करना है फॉल्टी आरएनए। देखिए बेटा, जब फॉल्टी डीएनए होगा, डीएनए के सीक्वेंस में कोई फॉल्ट आ जाएगा, तो डिफॉल्टी जो डीएनए है वो फॉल्टी आरएनए प्रोड्यूस करेगा, और जो फॉल्टी आरएनए है वो फिर फॉल्टी प्रोटीन तैयार करेगा, और जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आपको विरासती बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो ये इस पे फॉल्टी डीएनए से क्या मुराद है, या डिसऑर्डर इन डीएनए का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन disorder in DNA arrangement, disorder in DNA। नेक्स्ट मेरे पास है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होते हैं? डीएनए हमारा होता है इन द न्यूक्लियस, लेकिन जैसे ये डीएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर टूट कर सिंगल स्टैंड बन जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आरएनए बोलते हैं। आरएनए जो है सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है, और ये हमारा वर्क करता है लाइक अ मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं डाकिए को,
यानी कि आरएनए का काम होता है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। आरएनए का काम क्या है? डीएनए से मालूमात को लेकर राइबोसोम को देना। और राइबोसोम क्या कर रहा है? राइबोसोम हमारे लिए प्रोटीन्स तैयार कर रहा है, ठीक है। तो द वर्क ऑफ आरएनए इज टू टेक द मैसेज फ्रॉम डीएनए एंड डिलीवर टू द राइबोसोम टू मेक द प्रोटीन। तो जैसा वो उसको मैसेज कन्वे करेगा वैसी वो प्रोटीन तैयार करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि फॉल्टी डीएनए जो होता है, यहाँ पर हमने फॉल्टी जो डीएनए है वो फॉल्टी आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद है ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग आगे दूसरे पैराग्राफ पे आप लिखेंगे, वर्किंग ऑफ आरएनए। आरएनए काम कैसे करता है? आरएनए की वर्किंग में बेटा सबसे पहले क्या, रिसीव, मालूमात को रिसीव करता है, फिर रीड करता है, उसे पढ़ता है क्या उसमें लिखा हुआ है, और फिर उनकी कोडिंग को डी कोड करता है, और डी कोडिंग करने के बाद वो प्रोवाइड करता है राइबोसोम को कि वो फिर उसी पर्टिकुलर कोड का प्रोटीन जो है वो तैयार करें। इसके बाद आता है विटामिन का टॉपिक। विटामिन के अंदर बेटा पढ़ेंगे हम, विटामिन का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। इसको डिस्कवर किया था हॉपकिन ने 1912। ये डेट्स आपने याद करनी है, एमसीक्यूज में आती हैं। एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी फूड के लिए लाजमी है, आपको लाजमी खाने ही खाने हैं, उनके बगैर आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी वीक पड़ जाएगा। अब ये सबसे पहले इसको हॉपकिन ने डिस्कवर किया था, हॉपकिन इसको नाम दिया था एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का। और उसके बाद जो है वो फिर फंक ने एक विटामिन डिस्कवर किया था जिसका नाम था थायामीन B1, और फिर उसने इसका नाम विटामिन दिया। कह रहे हैं ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर नहीं है बल्कि इनको नाम विटामिन ज़्यादा सूट करता है, ये फंक ने कहा था। ये भी आपका एमसीक्यू है कि विच गिव द नेम विटामिन टू एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, तो आप उसमें लिखेंगे फंक ने इसको ये नाम दिया था। इसके बाद मेरे पास है फैट सोलबल विटामिन और वाटर सोलबल विटामिन, ठीक है। ये दो मेरे विटामिन टाइप हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि जो फैट सोलबल वो विटामिन है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। जो डिजॉल्व किस में होते हैं? फैट्स में होते हैं। फैट सोलबल मीन ऐसे विटामिन जो फैट में डिजॉल्व होते हैं, आर कॉल्ड फैट सोलबल। इसमें शामिल है ए, डी, ई एंड के विटामिन। अच्छा, इनका अगर एक्सेस आप लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो दे कुड बी हार्म एंड कॉज डिजीज। ये मुमकिन है आपको नुकसान पहुंचाए, बीमारी पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, या आप एग्जाम्पल की अलग से देंगे, अगर विटामिन डी आप ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉन में डिपॉजिट करके बॉन को बहुत ज़्यादा स्टिफ कर देंगे, जिससे आपको हड्डियों की बीमारी का खदशा है। सेम ऐसे ही अगर इनकी डेफिशिएंसी है तब भी कॉज डिजीज करेगा। यानी कि विटामिन डी की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है अगर आपकी बॉडी में तब भी नुकसानदेह है, और अगर बहुत कम है तब भी ये नुकसानदेह है, हमें डिजीज कॉज कर सकता है। अब आगे यहाँ पर टेबल के ऊपर दो आपको दिए हुए हैं, विटामिन ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, दोनों का हमें सोर्सेज लिखे हुए हैं, यूजेज और डिजीज। सोर्सेज क्या लिखा है विटामिन ए का? विटामिन ए अगर आपने यूज करना है अपनी फूड के अंदर, आपको डॉक्टर विटामिन ए कहते हैं कि आप विटामिन ए ज्यादा लें, तो इसका मतलब है वो आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक एग, ऑयल, फैट, फिशेज ज़्यादा हासिल करें। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन हासिल करें, बीटा कैरोटीन के अंदर विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, जिसमें शामिल है ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट्स और लिवर में पाया जाता है। इसका यूज़ क्या है? ये हमारी बॉडी की एपिथेलियम लेयर जो होती है रेटिना की, उसको डेवलप करता है, और अगर ये आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको बीमारी हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको रात में कम दिखेगा, और अगर ज़्यादा कम है विटामिन ए बॉडी में आपकी तो रात को दिखेगा ही नहीं आपको। सेम ऐसे लिखा विटामिन डी का हमारे पास, इसके सोर्स हैं, यूजेज हैं और डिजीज हैं। सोर्सेज क्या हमें कहाँ से मिलती है? विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है। सबसे बड़ा हमारा जो सनलाइट विटामिन डी का सोर्स है वो सनलाइट है। उसके अलावा फिश लिवर है, यानी कि मछली के तेल जो होता है मछली के निकलता है लिवर से, वो भी विटामिन डी का सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल एंड फैट्स विटामिन डी का सोर्स है। और इसके अलावा सनलाइट भी हमारी, जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी जो स्किन है वो सनलाइट से विटामिन डी प्रोड्यूस करती है।
इसका रोल जो है विटामिन डी का वो मेनली बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट में आता है। अगर आपकी बॉडी विटामिन डी अच्छा क्वांटिटी पाया जाता है तो आपकी स्ट्रॉन्ग जो है वो बोन्स और टीथ है। और अगर ये आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे के बीमारी का नाम है रिकेट, जिसमें अकड़ जाती हैं हड्डियां, मूवमेंट में मसला होता है, उसे रिकेट कहते हैं, वो उसमें शामिल है। लास्ट पे आते हैं हमारे पास वाटर सोलुबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में हल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर सोलुबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 10 विटामिन पाए जाते हैं, सो दे कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हमारे पास जो है वो वाटर सोलुबल विटामिन है, ये पानी में हल हो जाते हैं। विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड और बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर 10 टाइप के विटामिन B1, B2, B6, B12 और भी काफ़ी इसमें टाइप्स हैं जो विटामिन बी के अंदर फर्दर पाई जाती हैं। अब इनका ये फ़ायदा है कि ये पानी में हल हो जाते हैं, लिहाजा इट्स एक्सेस कैन नॉट हार्म। अगर ये आप ज़्यादा खा लेते हैं तो इनकी जो एक्सेस है वो आपको हार्म नहीं करती, क्योंकि आप इनको फिर यूरिन के ज़रिए अपनी बॉडी से डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है। लास्ट में आ जाता है हमारे पास इनकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी की हेल्दी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी बॉडी में प्लांट्स एनिमल में पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारी सप्लीमेंट्स में होता है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन कैन नॉट बी एसिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड। हम बगैर खाना खाए विटामिन हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा हमें जो फल और सब्जियां हैं उनमें लाजमी विटामिन फूड लेनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो अप कर सके। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास ये टेबल। इस टेबल में से भी आपने एंजाइम्स याद करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये करवाएंगे हम, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को बेस टेंस रिमूव करता है। फिर सेलुलेज है, ये सेलुलोज को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एंजाइम्स में शामिल हैं, दोबारा अमाइलेज आ गए यहाँ पर। अमाइलेज जो है वो आपको स्टार्च डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो लैक्टेज एंजाइम है वो डेयरी प्रोडक्ट जैसे लैक्टोज है उससे हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। आइसक्रीम में होता है ये, और लैक्टोज मिल्क में होता है, ठीक है, स्वीटनर्स में होता है। तो दीज आर सम नेम्स ऑफ द एंजाइम जो आपकी बुक में मेंशन है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बताना आपने कि कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्ट करता है, सेलुलेज जो है सेलुलोज करता है, यानी कि इसमें ओएससी को हटा के हम एएससी लगा देंगे तो आपका नाम मुकम्मल हो जाता है, उसका फंक्शन भी समझ आ जाता है कि सेलुलेज है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है। अब लैक्टेज लैक्टोज को कहते हैं, और लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में होता है, तो ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है लैक्टेज। तो ओ एस सी को हटा के हमने ए एस लगा दिया तो उसका नाम जो हमारे पास है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके एंड पे हम कर लेते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्ड फॉलोइंग। अच्छा, विच रिक्वायर्ड फॉलोइंग एक्सेप्ट लिखा हुआ है, क्या रिक्वायर नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती क्योंकि उसने वो डिस्चार्ज करनी होती है, उसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है। यहाँ उसने रिएक्टेंट की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड हमारे पास जो है इसके अंदर वो सुक्रोज है, शुगर है। बाकी सब मेरे पास जो है स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टेस्टलेस, इसमें टेस्टलेस क्या चीज़ है, स्टार्च हैव नो टेस्ट, पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था। व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन होकर प्रोड्यूस करते हैं सुक्रोज, और यही प्रोड्यूस करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मेरे पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है, जो हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ग्लूकोज क्या है मेरे पास, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। थाउजेंड अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म, अमाइनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है।
और ट्राइग्लिसराइड इनमें से कौन सा है? लिपिड हमारे पास जो है ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एंजाइम और प्रोटीन विच वन फॉलोइंग प्रॉपर्टी दे डू नॉट हैव। एंजाइम प्रोटीन है और एंजाइम कैटालाइज डायरेक्शन करते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ लिखा है नॉन स्पेसिफिक, ये गलत है। दे आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, जिस फंक्शन के लिए उनको डिजाइन किया गया है सिर्फ वही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट पे आता है which one of the following is water soluble? Vitamin C. Which one of the following is fat soluble? All of these. Which one of the following is not characteristic of monosaccharide? Monosaccharide soluble है, लेकिन monosaccharide hydrolyzable नहीं है, ये हाइड्रोलाइज नहीं करते, रिड्यूसिंग नेचर भी है, वाइट क्रिस्टल भी हैं, लेकिन ये टूटते नहीं है, हाइड्रोलाइजेबल नहीं है। Which one of the following statement about glucose and sucrose is incorrect? स्टेटमेंट नेचुरल अक्रिंग सुक्रोज एंड ग्लूकोज डाइसेक्राइड। देखिए ना, ग्लूकोज जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है, ठीक है, उसने कहा डाइसेक्राइड, तो दोनों डाइसेक्राइड नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी डाइसेक्राइड। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग मेरे पास जो है वो स्टार्च है जो कि पॉलीसेक्राइड है, बाकी सब हमारे पास मोनोसेक्राइड थे और ओलिगोसेक्राइड थे। The most important glyceride is sucrose. Night blindness is caused by deficiency of vitamin A. Organic compound used as drug to control bleeding are proteins. बेटा प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करते हैं और वो हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉज्ड एनीमिया इन बेबीज। Lipids are macromolecule. They have characteristics except one of the following: high energy food, poor clutter, soluble in water. लिपिड्स जो है वो इनसोलुबल है, सोलुबल नहीं होते। विटामिन आर सेंसिटिव ग्रोथ फैक्टर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, इंसुलेट। विटामिन का काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट करना, इसका डेल्टा ऑप्शन होगा, ठीक है। आई हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। काइंडली अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेक्चर बार बार मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।